जी क्वेश्चन नंबर 16 का रिक्वायरमेंट अगर आप देख लेते हैं तो रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। लेटेस्ट टैक्स ईयर जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो जो करंट आपका टैक्स ईयर है, जैसे अब हमारा टैक्स ईयर है टैक्स ईयर 2020, तो आपने फिर फॉर्मेट में टैक्स ईयर कौन सा मेंशन करना है, टैक्स ईयर 2020, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। मिस्टर क्रिएटिव इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एट आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फॉरवर्ड आर द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम रिसीट्स ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, ठीक है। पॉज कर लेते जी। Following are the details of his income receipts during the latest tax year. Monthly cash remuneration from ATL. जी ATL उसका एम्प्लॉयर है, ठीक है। मंथली कैश रिम्यूनरेशन तो हमें पता चल गया है कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल्स हमें बता रहा है। तो इसमें है बेसिक सैलरी ₹3 लाख पर मंथ, टोटली टैक्सेबल, ठीक है। साथ में अब इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकली आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं पूरा। जब आप पढ़ो ना तो आपको वो कहेगा, मना करेगा। मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आप पेंसिल से, जो इरेजेबल पेंसिल होती है ना, उस पे लिखा करें और मतलब बारीक सा, ज्यादा नहीं कि आप नोट्स बन लेना। तो वो आपको कहेंगे, एग्जामिनर आपके पास आएगा, उधर जो इन्विजिलेटर होता है वो आपको कहेगा, मना करेगा कि जनाब आप पेपर के ऊपर राइटिंग ना करें। इसका तरीका क्या है, आपने लड़ना नहीं, ठीक है। आपने उनको पहला पेज दिखाना है और उस पे आपने CRN लिखना है बड़ा बड़ा बॉल पॉइंट्स, ठीक है, और उस पे अपना नाम लिखना, ठीक है। फिर अगर आप बारीक बारीक सा लिखोगे ना और आप उसको कह दोगे कि जनाब देख लो मैं इस पेपर के ऊपर अपना नाम और अपना CRN शो कर चुका हूँ, उनको क्या डर होता है, वो कहते हैं वैसे ना ये किसी अपने दोस्त के साथ पेपर एक्सचेंज कर, तो उनको आप कहें मैं CRN और अपना नाम लिख चुका हूँ। अगर पेपर एक पेज से ज्यादा है तो सारे पेजेस पे, ठीक है, और उनको कहे कि मैं, और ये देखिए इस पे नजर भी नहीं आ रहा, मैं इसको रेस कर दूंगा, मैंने सिर्फ थोड़ा सा खुद को पॉइंट आउट करना, तो फिर वो चांसेस है ये 99% को आपको इजाजत दे देंगे, फिर कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? तो आप बारीक बारीक सा अगर लिख ले तो आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी की इंफॉर्मेशन है, बेसिक सैलरी है, टोटली टैक्सेबल। मेरा तरीका क्या होता था जब मैं स्टूडेंट था, तो इसके साथ मैं लिख लेता था टोटली टैक्सेबल, TT, मुझे इससे पता चलता था। बस फिर मैंने सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना होता था आंसर शीट के ऊपर, पढ़ते हुए मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व कर देता था। इससे आपका मोर देन 50% टाइम आपका सेव होगा अगर आप ये तरीका करें, ठीक है। देखिए ICAP के पेपर में जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपने देखना पड़ता है, लेकिन सबसे मेजर जो एस्पेक्ट है वो आपने टाइम मैनेजमेंट सीखना है। क्या सीखना है? बहुत सारे बच्चे जो है वो ये शिकवा करते हैं, सर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे आ रहा था सारा पेपर लेकिन टाइम खत्म, ठीक है। तो ये टेक्निक्स है अपने टाइम बचाने के, समझ में आ रही बात जी। आगे यूटिलिटी अलाउंस टोटली टैक्सेबल 15% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 36 लाख का कितना परसेंट, 15% टोटली टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अब हम नीचे देखेंगे, इसकी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि मेडिकल फैसिलिटी है या फिर नहीं है। अगर मेडिकल फैसिलिटी ना हो, मेडिकल अलाउंस, तो आप 2% सिर्फ टैक्स कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल अलाउंस 10% तक एग्जेम्प्ट है ना, और उसको मिल कितना आ रहा, तो 10% से कितना परसेंट ज्यादा पर, तो 2% ऑफ बेसिक सैलरी ले ले तो भी ठीक है। अगर अपने तरीके से करना है तो अपने से मेडिकल अलाउंस 12% ले ले, लेस 10% ऑफ बेसिक, वो लेस कर दे, अमाउंट को कर दे। समझ में आ रही बात जी। In addition to above, you are also provided with the following benefits in accordance with his terms of employment. जी, इसके साथ साथ और ये भी सैलरी में
Rent free furnished accommodation in a bungalow situated on a 500 square yard plot of land. Rent for a comparable accommodation underline. Comparable accommodation. Facility in the locality is ₹150,000 per month. जी क्या लेंगे? Accommodation का रूल क्या? 5% हायर आप 45% या एक्चुअल रेंट सिर्फ 45%। सोचे क्या यहाँ पे इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़े, आपको कहीं पे नजर आया है कि मिस्टर क्रिएटिव को अपने एम्प्लॉयर ने ऑप्शन दिया है कि आप ये कर लो या फिर मुझसे इतना रेंट लो? ये कहीं पे है ये बात? वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि सीपी ने अपने माल को जो घर दिया है, जिस लोकेशन में, जिस सेक्टर में, जिस स्ट्रीट में, जितने एरिया का घर, उससे उसी घर का उस लोकेशन में, उस स्ट्रीट में इतना रेंट है। तो इसमें कहां से पता चल रहा है कि अब्दुर्रहमान को ये कहा हुआ है कि आप घर ले रहे, अगर घर नहीं लेते तो मुझसे इतने पैसे दे? ये कहीं पे नहीं है ना, समझ में आ रही बात? तो इधर सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? ओनली 45% ऑफ बेसिक सैलरी। कंपैरिजन में नहीं जाएंगे। अगर आप कंपैरिजन में चले गए तो ये आपने गलत किया, ये मिस्टेक है, ये आपके नंबर मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे जी। An 1800cc company maintained car. The car was purchased 2 years ago at a cost of rupees underline. Purchase मतलब purchased vehicle car and is used both for official and personal purpose. कितना परसेंट? किसका? कॉस्ट कितनी है? 1.6 इनकम फ्रॉम सेल। A house owned by Mr. Creative has been leased out by him at a monthly rent of ₹50,000. जी कौन सा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। क्या किया हुआ है? रेंट आउट। तो आप देखें, अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी और टैक्स क्रेडिट्स की इंफॉर्मेशन। अब ये सेकंड हेड आ गया, कौन सा हेड? इनकम फ्रॉम। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन सा ब्लॉक है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, उसको नॉर्मल हेड हम ट्रीट जी। 50,000। द लीज एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को लीज खत्म हो गया, तो मतलब कितने मंथ्स का रेंट आया? 6 मंथ्स का, जुलाई टू दिसंबर। Mr. Creative refused to renew the lease in spite of the tenant's offer to renew the lease after increasing the rent by 10%। मतलब टेनेंट ने कहा कि आप लीज का जो एग्रीमेंट है वो मेरे साथ रिन्यू करें, और नॉर्मली पाकिस्तान में रूल है कि हर साल कितना परसेंट किराया बढ़ता है? 10%। और उसने कहा कि 10% किराया भी बढ़ा ले, लेकिन मिस्टर क्रिएटिव ने क्या किया? उसको मना कर दिया जी। He returned the non-adjustable deposit of ₹3 lakh to the tenant। ये बात जब भी लिखा हो ना, ये बात जब भी लिखी हो कि उसने टेनेंट को अपना 3 लाख रुपए अनएडजस्टेबल अमाउंट 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए वापस कर दिया, इसका हमारे न्यूमेरिकल के साथ कोई लेना देना। कुछ बच्चे बहुत सारे ऐसे और कंफ्यूज, सर इसका क्या करेंगे? इसका कुछ भी नहीं करना। ये अनएडजस्टेबल अमाउंट है। मिस्टर क्रिएटिव को उसने सिक्योरिटी दी थी, जब उसने घर खाली किया टेनेंट तो उसने वापस कर दी। अनएडजस्टेबल अमाउंट याद है ना, रिफंडेबल मैंने कहा था सिक्योरिटी को कहते हैं। समझ में आ रही बात? 3 लाख वापस हो गया। Which was received 2 years ago। कितने साल पहले रिसीव किया? 2 साल। The house was immediately leased out to his cousin without any security deposit on a monthly rent of ₹48,000। और अपने कजन को उसने घर कितने का दे दिया? 48,000। अब क्या करोगे आप? देखें, आपने एक वर्किंग शुरू किया है, सेकंड पेज पे इनकम फ्रॉम सैलरी का, ठीक है? उसी पेज पे करना है या अगले पेज पे वर्किंग, जो भी आपका वर्किंग 2 में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमेशा आपने वर्किंग में कैलकुलेट करनी है, हमेशा, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। इसकी इनकम हम कहीं पे भी इनकम में ऐड या लेस नहीं करते, इसका हम डायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, याद है ना? हाँ, जो अभी जैसे सिक्योरिटी
तो वर्किंग 2 में हम क्या करेंगे, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। रेंट फ्रॉम ओल्ड टेनेंट जो दिसंबर में खाली हुआ था, कितना आया था? 50,000 का था ना, इंटू 6 कितना हुआ जी। इसका जो अनएडजस्टेबल अमाउंट है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। वजह जिस ईयर में टेनेंट छोड़ के चला जाए उस टैक्स ईयर में हम अनएडजस्टेबल अमाउंट की कोई टैक्स ट्रीटमेंट जी। तो अनएडजस्टेबल अमाउंट अब किसको दे दिया? अगर कजन को ना, हाँ अपने कजन को दे दिया, कितने मंथ्स का होगा इसका रेंट? 6 मंथ्स का ना, रिमेनिंग 1 जनवरी से उसको दे दिया ना। अब रेंट कितना है? 15,000 हायर ऑफ याद है? एक्चुअल रेंट वो कितना दे रहा है? 48,000 और फेयर मार्केट रेंट या एनुअल नेटिंग वैल्यू जिसको हम एलवी भी कहते हैं। तो फेयर मार्केट रेंट कितना है? फेयर मार्केट रेंट भाई 50,000 नहीं है। 55,000 पुराने टेनेंट ने कितनी ऑफर की थी? 10% इंक्रीज के साथ। तो मतलब फेयर मार्केट रेंट वो है ना, वो है ना। तो फेयर मार्केट रेंट कितनी थी? 50,000 थी। इसमें कितना ऐड कर देंगे? प्लस 10% ऑफ 50,000 कितना है? 55। दोनों में हायर कौन सा? 55। तो 55 का कितना? 6 मंथ्स का कितना है? 30,000 जी। ये आपका आ गया 630,000 टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। ठीक हो गया? ये क्या है? टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। अब टैक्स इस पे प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के नोट्स में जो टैक्स रेट्स है उस पे देखिए। टैक्स ऑन रुपीज 6 लाख के कितना? टैक्स ऑन रुपीज 6,30,000। 6 लाख वाले स्लेब में आ रहे हैं। टैक्स ऑन रुपीज 6 लाख कितना है? 20,000। इस पे 20,000 और जो 30,000 है उस पे 10%। तो 3,000। तो टोटल टैक्स कितना है? ये आ गया टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। अब ये वाली अमाउंट जो है ये आप ऐड करोगे जब आप वहां पे पहुंच जाओगे। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, दो दिन नीचे क्या लिखोगे? टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम वर्किंग का रेफरेंस दे दोगे, सीधा 23,000 टैक्स में से। क्लियर? क्लियर है सबको? जी जी सर वो किसने फॉरफिटेड डिपॉजिट दिया वो वापस कर दिया? जो फॉरफिटेड डिपॉजिट अनएडजस्टेबल सर अगर उसने कजन से भी लिया है अनएडजस्टेबल तो उसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, इसको उसमें से वो उसमें एडजस्ट करते ना अमाउंट ऑलरेडी टैक्स जो बचता उसका वो टैक्स है। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल ये भाई कह रहे हैं, मैं इधर एज्यूम कर लेता हूँ कि इसने अपने कजन से 5 लाख ले लिया अनएडजस्टेबल अमाउंट। कितना ले लिया? अनएडजस्टेबल अमाउंट कजन से कितना लिया? 5 लाख। तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो कजन से कितना है? पुराने वाले से कितना था? और 3 लाख कितने अरसे पहले लिया था? 2 साल पहले। तो 3 लाख कैसे करते हैं? 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना आ जाता? कितना बच जाता? इस साल और अगले सालों के लिए एडजस्टेबल अमाउंट क्या होता? 1/10 ऑफ 5 4,000। तो इसमें फिर 54,000 है।
तो 630 की जगह 684,000 आपकी टैक्सेबल प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये मैंने एज्यूम किया, नहीं ये नहीं क्वेश्चन। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी। अगला आगे जो क्या है जी, आगे है ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड। इन्वेस्टमेंट्स को अंडरलाइन करें। हाँ? 5 years ago, Mr. Creative had purchased 20,000 shares of ₹10 each of an unlisted public company at the rate of ₹140 per share. After 1 year of acquisition, he received 8,000 bonus shares from the company, having fair market value of ₹142 per share. During the latest tax year, he sold 75% of the bonus shares at ₹145 per share। ये तो आसान है ना, इसमें क्या डिस्पोजल ऑफ शेयर्स है अनलिस्टेड कंपनी के, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आए। क्या आएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। लेकिन उस कितने का सेल किया है? हाँ 145 का सेल किया है। टोटल बोनस शेयर्स कितने थे? 8,000। लेकिन 8,000 के कितने परसेंट शेयर्स सेल किए? 75%। 6,000 बनते। 6,000 मल्टीप्लाई बाई 145 और कॉस्ट कितनी थी एक शेयर? 142। तो सेल प्राइस लेस कॉस्ट, गेन आपके पास आ जाएगा 13,500। ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा। जब इनकम फ्रॉम सैलरी लिखोगे, अब ये अनलिस्टेड कंपनी है, सेक्शन 37 है, इसको अंडरलाइन करें। अनलिस्टेड कंपनी के साथ लिखते हैं क्या चीज? सेक्शन 37। तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ये नहीं होगा। ये इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ नॉर्मली ऐड होगा। समझ में आ रहा है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 37 सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं होगा। सेक्शन 37 ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स कौन से सेक्शन में फॉल करते हैं? सेक्शन 37। जब इनकम फ्रॉम सैलरी लिखोगे ना वहां पे, तो नीचे लिख दोगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, दोनों ऐड करोगे तो आपके पास टोटल इनकम आएगी। समझ में आ रहा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऐड नहीं करनी, क्योंकि वो क्या है? सेपरेट। क्लियर? सबको क्लियर जी? अगला, ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड। इन्वेस्टमेंट्स को अंडरलाइन करें। उसने इन्वेस्टमेंट्स, यहां से पता चलेगा आपने ये नाम सुने नहीं होंगे पहले, ये दूसरे वाला नाम, ठीक है? इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड वॉलंटरी पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, याद? वॉलंटरी पेंशन फंड, ये एवरेज रिलीफ है, इसमें एवरेज रिलीफ मिलेगा। इसके साथ लिखिए, ये क्या चीज है? एवरेज रिलीफ। इसमें क्या मिलेगा? हाँ एवरेज रिलीफ मिलेगा। ठीक हो गया? ओपन एंड म्यूचुअल फंड, इसके साथ स्लैश डाल दे और इसके साथ लिख ले परचेज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। पहले वाला एवरेज रिलीफ नहीं था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, याद है? हाँ भाई याद है कि नहीं? याद है सर। टैक्स क्रेडिट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एवरेज रिलीफ याद? ये वो ओपन एंड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। ये देखो, ये लिस्टेड कंपनी की एक सिक्योरिटी होती है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड। समझ में आ रही बात? तो इस पे भी क्या मिलेगा? एवरेज रिलीफ। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही रिडीम्ड 4,000 यूनिट्स ऑफ एन एंड म्यूचुअल फंड at ₹58.60 per unit. These units were purchased 3 years back at ₹50 per unit, and Mr. Creative had claimed a tax credit of ₹40,000 on this investment. जी, ये क्या है? इसका क्या है? चलिए जो बच्चा बताएगा 100 रुपये का, आसान है वो। इस पॉइंट में वो क्या है? सोल्यूशन नहीं देगा।
हम लेंगे टेक्स्ट। ये है क्या चीज, क्या करें? जो उसने रिडीम किए ना, जो शेयर उसने लिए थे, यानी जो उसके तो वो जो सेल प्राइस है माइनस कॉस्ट है, ये डिफरेंस है वो टेक्स्ट करेगा। भाई इसका कुछ भी नहीं करेंगे, उसने क्या कहा? उसमें खाली जो रिडीम जी, वो कह रहा है कि उसने 4 साल पहले क्या परचेज किया था? ओपन एंड म्यूचुअल फंड के शेयर्स परचेज किए थे और एक शेयर कितने का था पर यूनिट? 58.60। नहीं, ये सेल किया है। कितने का सेल किया? परचेज कितने का किया था? 52। उसमें क्या है? ये है डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। क्या चीज है? डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। मैंने कहा ना ओपन एंड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज, लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज। समझ में आ रही बात? तो ये डिस्पोजल ऑफ शेयर्स है, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज है, लेकिन कौन से कंपनी का? लिस्टेड कंपनी का। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। आप आज से लेटेस्ट टैक्स ईयर है ना, तो आज से 4 साल पहले देख लोगे, 4 साल पहले मेरे ख्याल में 2016 बनेगा ना, तो वो जो रेट्स है वो डेट वाइज है ना, उसमें देख लोगे, कोई भी एज्यूम कर ले 4 साल कि इस डेट को परचेज किए थे, उसके मुताबिक रेट्स लगा टैक्स ऑन सिक्योरिटी। समझ में आ रही बात? और अगला है डोनेशन ऑफ ₹50,000। अच्छा, ये जो आगे लिखा है ना, मिस्टर क्रिएटिव हेड क्लेम अ टैक्स क्रेडिट, इसका कुछ भी नहीं है। और ये तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर थे, 4 साल पहले उसने की थी, 4 साल पहले उसको टैक्स क्रेडिट मिलनी थी, मिल चुकी है, हम और क्या करें? समझ में आ रही बात? आपने कुछ भी नहीं करना, इसको इग्नोर करना है। और अगला है डोनेशन ऑफ ₹50,000 was paid to charitable institution listed in the second schedule of the income tax ordinance 2001। डोनेशन जो सेकंड शेड्यूल में होता है, ये होता है अंडर क्लास 61। अंडरलाइन करो, उधर भी लिखा होगा अंडर क्लास 61 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये डायरेक्ट डिडक्शन है, ये टोटल इनकम में से लेस होगा। और अगला है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम हिज सैलरी वाज ₹727,000। टैक्स लायबिलिटी में से एवरेज रिलीव्स के बाद क्या लेस करोगे? और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे टैक्स ऐड करने के बाद सबसे आखिर में टैक्स डिडक्टेड है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्स क्लियर? नहीं क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ, ये 3 क्वेश्चंस, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले आज आपने घर जाके पहले ये 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ठीक है? उसके बाद जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपने वो अटेम्प्ट करना, ठीक है? ये 4 दिन में ये सही मेहनत करनी है। इससे आपका कितने मार्क्स का एरिया कवर होगा? आप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ये उस सब का रिवीजन एक टाइप, ठीक है? और यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन भी वो टेस्ट करेगा। तो अब आप लिख लीजिए कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। और हमने सॉल्व कौन से किए? क्वेश्चन नंबर 29, 20, 17, ये 3 हमने सॉल्व कर दिए। 29 yes 17 16 29, 16 17 17 और 16। ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। असाइनमेंट आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 8, 9 है। 6 क्वेश्चन आपके आज बनेंगे, लाजमी अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ओके जी।